नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सांगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की और मैं इस वीडियो को बिल्कुल एकदम सिंपल रखना चाहूँगा जहाँ पे हम कोई भी चार्ट एनालिसिस नहीं करेंगे, कोई भी ये डिस्कस नहीं करेंगे कि अच्छा चार्ट अभी कैसा बन रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले से बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं जो कि इजीली हम जाके देख सकते हैं। ठीक है, हम चार्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी चार्ट प्रेडिक्ट करना इज़ ओके। बट मेरे को क्या लगता है, हमेशा जब मार्केट जब 9:15 पे खुलता है और 3:30 पे क्लोज होता है, वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि उस टाइम पे स्टॉक मार्केट में क्या मूवमेंट आ रही है, किसी दिन आपको लगेगा कि अच्छा आज तो स्टॉक मार्केट में गैप अप होना चाहिए, गैप अप भी होता है, एकदम से सडन फॉल भी आ जाता है। ठीक है ना। और जनरली क्या होता है कि उस टाइम पे जनरली फंसता कौन है सबसे ज़्यादा? वो फंसता रिटेल। अब मार्केट की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, ना तो मार्केट एक साइड में अप जा रहा है, ना मार्केट एक साइड में डाउन जा रहा है। अब रिटेल इन्वेस्टर सोच रहा है कि अगर मेरे पास कैश है तो मैं उसको कहाँ पे डिप्लॉय करूँ, क्योंकि वो पहले से ही एक रैली मिस कर चुका है। ठीक है। अभी भी दोस्तों, अभी भी मेरा ये मानना है कि अगर आप आज भी कुछ एक फैक्टर्स को देखें, फॉर एग्जांपल जैसे अभी तक यूएस और ईरान का युद्ध तो अभी चल ही रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत बीच में सीज फायर हुआ, फिर उसके बाद उनका दोबारा से वॉर स्टार्ट हो गया, है ना। अगर आप देखोगे कि तो इंडिया का जो रुपी है वो डेप्रिसिएशन हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली डिप्रिसिएशन हो रहा है। कुछ एक गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किए बीच में, उसके बाद कुछ एक रुपी कुछ एक पैसे तक रुपीज़ ने कवर अप किया, बट उसके बाद भी आपका क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली आपका रुपीज़ डाउन साइड में ही है। थर्ड फैक्टर दोस्तों जो है बेसिकली वो है आपकी इकोनॉमिक कंडीशन का। ठीक है, अभी अगर अपन अपने इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो अपने को सबको पता है कि मानसून अब की बार इतना अच्छा रहा ही नहीं है। अभी तक भी अगर आप किसी भी नॉर्थन स्टेट में जाओगे या फिर आप वेस्टर्न में जाओगे या फिर साउथ में जाओगे तो आप अब की बार ऑब्जर्व करोगे कि बारिश है ही नहीं इतनी, जिसके कारण हर हर लोग बाग एंटिसिपेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन राइज ही होगा, है ना। अब बात करें कि बेसिकली एआई ड्रिवन एक यूजर स्टोरी चल रही है। ऑब्वियस सी बात है कि एआई ड्रिवन यूजर स्टोरी चल रही है अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर से, बट इस टाइम पे इंडिया में देखो, मैं अगर ऑनेस्टली बात करूँ तो इंडिया में अभी तक एआई का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है ऑन द पेपर, अगर आप मुझसे पूछोगे तो। क्योंकि सारी मोस्ट ऑफ द कंपनीज व्हाट दे आर डूइंग इट, दे आर जस्ट डूइंग द सर्विस प्रोवाइडेड टू द एआई कंपनीज। सो वो एक्ट कर रही है एज अ सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। तो इंडिया की अगर आप मेरे से बात करोगे तो इंडिया का अभी आज तक इतना कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं आया, ना तो वो डेटा सेंटर में आया है, ना इंडिया का बेसिकली ऐसा कुछ लग रहा है कि वो अपना बेसिकली कोई ओपन एआई का एलएलएम मॉडल बनाने जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे से ओवरऑल बात करोगे कि इंडिया का एआई में, आई वुड से कि इंडिया के एआई में अभी कुछ भी नहीं है कंपेयर टू यूएस, कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स। ठीक है ना। तो इंडिया अभी कोई चिप में आया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिवली कंप्लीटली अबाउट द इंडिया, बट दीज आर द ट्रू फैक्ट्स। ठीक है। अब बात आ जाती है कि ठीक है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब जनरली होता क्या है ना कि जो आजकल सर्विस इंडस्ट्री में जो काम करते हैं और जो बेसिकली आजकल हाउस वाइफ्स हुई या फिर आपके कोई भी घर में मम्मी पापा हुए, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे आजकल मोस्टली आई वुड से कि मतलब हाँ मतलब 40 to 50%, और इफ़ यू कैन टेक इट एट द लार्जर साइड, राइट, 50 to 70% सबके पास आजकल स्टॉक मार्केट की ऐप है। ठीक है। हर जना चाहता है कि ठीक है भाई, मैं थोड़ी सी अपनी कुछ ना कुछ साइड इनकम करूँ, और वो जेन्युइन भी है, क्योंकि हर एक को पता है कि यार एफडी में जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है वो उनके इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको एफडी में इंटरेस्ट रेट जो आता है वो 6%, मैक्सिमम 6.5, इतना तो आपका इन्फ्लेशन ही नहीं है। अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन रेट इज़ टू मच हाई। गवर्नमेंट बोलती कुछ नंबर में है बट ऑन द ग्राउंड रियलिटी इज़ डिफरेंट। तभी तो सब जना आजकल ये सोचते हैं कि चलो यार मैं थोड़ा बहुत और कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मान लो कि एक मैं अगर नॉर्मल जैसे अपन मिडिल क्लास की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात करता हूँ, अगर मेरे मेरे पास मान लो अगर 50 लाख रुपीज़ है एज ए नॉर्मल पर्सन, राइट, तो मैं उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहूँगा? मैं उससे ना तो अभी कोई प्रॉपर्टी ले सकता। ठीक है। क्योंकि आज आपको पता है कि रियल एस्टेट मार्केट कितना महंगा हो गया चुका है ना। तो हर आदमी ये सोचता है कि थोड़ा मैं स्टॉक मार्केट में इस टाइम पे एनालिसिस करूं, स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा इन्वेस्ट करूं, ताकि मेरी जो है वो साइड इनकम बनी रहे अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई एम अर्निंग ऑन ए डेली बेसिस फ्रॉम द जॉब और फ्रॉम द बिजनेस। तो अब दोस्तों बात यह है कि अब स्टॉक मार्केट अब ऐसा हो रखा है बिल्कुल, जो कि 2023-24 में जो कि बुल रन आया था,
वो स्टॉक मार्केट में आज के दिन मिसिंग है। ठीक है। अब जो अपन बात कर रहे थे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर और माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर इंडिया के, मैं अभी भी कहूँगा कि आपको अच्छे नहीं हैं। क्यों नहीं अच्छे? रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का क्रूड ऑयल की जो प्राइस अगर आप देखोगे, ठीक है, वो भी आपकी 84-85 के आसपास चल रही है अभी। ठीक है। और मेजर जो रीज़न जो मैं देख रहा हूँ, इंडिया का ना तो कोई आईटी कंपनीज का किसी में भी एआई में इन्वेस्टमेंट अभी नहीं है। अब इंडिया बेसिकली क्या रह गया, अगर आप मुझसे एक बात करोगे तो इंडिया भी रह गया आपका एक ट्रेडिंग वाला मार्केट। ठीक है। ट्रेडिंग वाला मार्केट ये हुआ कि आप सुबह आ रहे हो, आपने कोई भी एक स्टॉक पिक किया, उसमें थोड़ा सा आपने इन्वेस्ट किया, अगर वो चल गया विद इन ए वीक, विद इन सम फ्यू डेज, राइट, आपका पैसा बन गया, ठीक है, आप पैसा बना लोगे। पर हर जना तो ट्रेडिंग नहीं कर सकता ना ऑन डेली बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए, अगर मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो नॉर्मल पर्सन की इतनी हिम्मत नहीं रहती कि यार वो 1 लाख रुपए जाके कहीं ना कहीं पे अपने इन्वेस्ट कर दे ऑन डेली बेसिस एंड ही इज अर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट। ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन ऐसे ही होते हैं कि जो स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैं स्टॉप लॉस लगा नहीं सकता, टू बी ऑनेस्ट, और ये प्रॉब्लम सब लोगों के साथ होती है डेली बेसिस के ऊपर। तो अब बात रही कि यार पहले क्या होता था, लोगों के पास इंस्टाग्राम से कहीं पे टिप आ गई, कहीं से टेलीग्राम से टिप आ गई, अच्छा आज इस स्टॉक मार्केट में, अच्छा आज इसमें ये वाला स्टॉक बाय कर लो, आज ये वाला परचेज कर लो। अब वो वाली कहानी दोस्तों नहीं चल रही है। ठीक है। अब अगर बात करें कि इंडिया का फ्यूचर कैसा दिख रहा है स्टॉक मार्केट का, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे, ठीक है, अभी भी इंडिया का मार्केट बड़ा एक्सपेंसिव है। ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है, मेरा अपना खुद का पोर्टफोलियो नहीं है, बट स्टिल आज भी मैं ये फील करता हूँ कि इंडिया का स्टॉक मार्केट अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है। अगर आप कुछ कुछ कंपनीज जो जाके देखोगे, वो 200 मल्टीपल्स पे, 100 मल्टीपल्स पे इतने पे ट्रेड कर रही है अभी भी, जो कि रीजनेबल है ही नहीं, अगर आप मुझसे पूछते हो तो। और मैं आज भी आपको बता के दे रहा हूँ, जिन जो भी कंपनीज आपकी ये 100 मल्टीपल्स पे, 200 मल्टीपल्स पे ये जो ट्रेड कर रही है ना, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी अगर मैं कुछ कंपनीज का एग्जांपल हूँ, जैसे आपकी एमटार हो गई, या फिर आपकी पावर इंडिया हो गई, हिटाची एनर्जी हो गई, ठीक है, अगर आप इन सब कंपनीज को देखोगे, मल्टीपल ठीक है, अच्छे हैं, इनकी स्टोरी अच्छी है, पर ये क्या हो रहा है कि जस्ट दीज आर जस्ट ट्रेडिंग स्टॉक। अगर आपने ऐसी कंपनीज चूज कर ली, अगर आप गलती से भी, चलो ठीक है, अगर आपने मोमेंटम में, अगर आप उस स्टॉक में अगर आपने उस स्टॉक में ट्रेडिंग कर ली, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो वेल एंड गुड। अगर आप वो चीज़ नहीं लगा पाए, बिलीव मी, आप इतना गंदा फंसेंगे वहाँ पे, निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है कि जनरली ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, ये पीएमएस फंड वाले होल्ड करते हैं। पीएमएस वाले फंड वाले क्या करते हैं कि भाई पीएमएस फंड वालों को कुछ ना कुछ रिटर्न बना के अपने क्लाइंट को देना है। अब वो क्या करते हैं कि अगर मान लो उनका 20%, 30% या 40% बन गया, तो वो एकदम से अपना स्टॉक इसमें सेल करते हैं, वो एकदम से बाहर हो जाते हैं। रही बात डीआईएफआई की, डीआईएफआईज आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग नाउअडेज। ठीक है ना। तो दोस्तों इस टाइम पे है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कौन से स्टॉक पिक कर रहे हो। अगर आप मुझसे बात करते हो तो इस टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप क्वालिटी स्टॉक आप चूज़ कर पा रहे हो या फिर नहीं चूज़ कर पा रहे हो। क्वालिटी ऑफ स्टॉक का मतलब ये नहीं है कि आप सारे निफ्टी 50 के स्टॉक ले लो। मैं अगर आपसे सच बात बताऊं तो ये हो रहा है, निफ्टी 50 में अगर मान लो अगर आपने एचडीएफसी बैंक ले लिया, फिर रिलायंस ले लिया, फिर और कोई सी भी स्टॉक ले लिया, ठीक है, यार वो पहले से ही आपके मल्टी बैगर स्टॉक बन चुके हैं। ठीक है। और मैं सही बात बताऊं तो निफ्टी 50 के स्टॉक जितने भी है ना, वो आजकल केवल आपके इंडेक्स के स्टॉक बन के रह गए हैं। वहाँ पे बड़ी मूवमेंट कैप्चर करना बड़ा ही मुश्किल है। और कुछ एक स्टॉक ऐसे हैं जो कि 40%, 30% एक साल में रिटर्न दे चुके हैं। ठीक है। अगर आप उन स्टॉक्स में अभी भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नो वरीज, मतलब वो दैट इज़ योर डिसीजन, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू गिव एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। ठीक है। बट मेरा जनरली मानना ये है कि निफ्टी 50 स्टॉक्स में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। अगर ये आपको एफडी जितना भी रिटर्न देते इट्स ओके। ठीक है। बट दोस्तों, फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे ये पॉइंट क्यों रेस कर रहा हूँ, मेरा अभी भी यही मानना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप, ये वो वाले इंडेक्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका रिटेल, पीएमएस और डीआई, जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा पैसा डाल रहा है। सबको पता है कि पैसा जो आपका बन रहा है वो मिड कैप, स्मॉल कैप और इन सब कंपनी से बन रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप किसी भी कंपनी को देखोगे यहाँ पे,
ठीक है। आप देखोगे कि यार ये स्टॉक तो 100 रुपये का था, ये स्टॉक तो एकदम से 500 रुपये का हो गया विद इन 2 मंथ्स। ठीक है। ऐसा तो उस कंपनी में क्या हो गया, उस कंपनी में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो कंपनी ने पहले 10 करोड़ कमा रही थी तो उसने 100 करोड़ का प्रॉफिट करके दे दिया हो, या फिर उस कंपनी को किसी बड़े इन्वेस्टर ने बाय कर लिया हो। दोस्तों ये ज़्यादातर इन स्टॉक्स में क्या हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है। और ट्रेडिंग में जब भी आप स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से ले रहे हो, तो मैं आपको हमेशा ये कहूँ कि उस स्टॉक में आप हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा के रख रहे हैं, बिलीव मी, आप मेरी बात कर लीजिए, आप उस स्टॉक में ऐसा फंसेंगे ऊपर वाले लेवल पे, उसके भाव कभी भी वापस नहीं आएंगे। ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। अगर आप एग्जांपल लोगे 2024 के बुल रन का स्टॉक्स का, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, बट पीपल नोज अबाउट द रेलवे स्टॉक्स, आरवीएनएल ले लो, आप आईआरएफसी ले लो, आप इरकॉन इंटरनेशनल ले लो। ये वो स्टॉक्स थे जो कि स्मॉल कैप मिड कैप थे, जो रैली में ऐसे भागे थे। लोगों ने अपने स्टॉप लॉस लगा के नहीं रखे। जिन लोगों ने पैसा बनाया, वेल एंड गुड। और वो कई, आज भी कई जने ऐसे हैं रिटेल साइड में जो कि इन स्टॉक को अपर भाव पे अभी भी लिए हुए बैठे हैं। और दोस्तों यही सब खेला, मैं अभी आपको ये कह रहा हूँ, यही सब खेला अभी भी चल रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में। ठीक है। डेली रिकमेंडेशन दी जाती है कि अच्छा आज आप ये कर लो, ये बाय कर लो, इसमें ये मोमेंटम दिख रहा है। मैं मानता हूँ कि इंडिया का स्टॉक मार्केट आज के दिन केवल ट्रेडिंग वाला बन के रह गया है। अगर आप ट्रेडिंग कर पा रहे हो जहाँ पे आप मतलब मान लो अगर आप स्टॉप लॉस लगा के अगर आप कुछ ले रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपका पैसा नहीं बन रहा है। अब दोस्तों बात आ जाती है मिड कैप स्मॉल कैप में आप क्वालिटी वाले स्टॉक्स आप कैसे चूज करोगे। ठीक है। जनरली होता क्या है ना, हम रिटेल्स वालों के साथ कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो हमारे पास 10,000 रुपये हैं। ठीक है। हम उस 10,000 रुपये में क्या है ना, हम वो स्टॉक्स देखने की कोशिश करते हैं जो कि सबसे सस्ता होता है। ठीक है। और ये सिनेरियो किनके साथ फिट बैठता है, ये सिनेरियो उनके साथ फिट बैठता है जो कि न्यू इन्वेस्टर होते हैं, या फिर मान लो जिनको जल्दी पैसा बनाना होता है। यार आप एक बात सोच के देखो, अगर आपने मान लो 10,000 का आपने एक स्टॉक लिया। ठीक है। 10,000 रुपये के आपने स्टॉक लिया, कोई भी पेनी स्टॉक लिया या फिर कोई भी स्मॉल कैप मैक्रो कैप कंपनी ली जो कि बिल्कुल छोटी है। ठीक है। उस कंपनी की आपको कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, बस आपको केवल ये है कि यार ये स्टॉक अगर मान लो आज 1 रुपये का है तो ये 2 रुपये का हो जाएगा, या फिर कोई मान लो कोई स्टॉक 20 रुपये का है तो वो आपका 40 रुपये का हो जाएगा। ठीक है। लोग बाग जनरली है ना इसी तरह से ही इन्वेस्ट करते हैं इन छोटी छोटी कंपनीज में। कोई लेकर आएगा 10,000 रुपये, कोई लेकर आएगा 1 लाख रुपये, वो सब जाके इन्हीं स्मॉल कैप मैक्रो कैप छोटी छोटी कंपनीज में डाल देता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब मार्केट में करेक्शन आती है सबसे ज़्यादा ये स्टॉक गिरते हैं। क्यों गिरते हैं, क्योंकि ना तो इनके कोई फंडामेंटल्स होते हैं इन कंपनीज के, ना आपकी इन कंपनीज की कोई ग्रोथ होती है। बट आपने वो इन्वेस्ट कैसे किया था, वो केवल आपने इन्वेस्ट किया था कि ये सोच समझ के कि यार अच्छा यार चलो आज 10,000 डाल देता हूँ, 1 रुपये पे मिल रहा है मेरे को हर एक स्टॉक, 10,000 मेरे को यूनिट मिल रही है फॉर एग्जाम्पल 1 रुपये के भाव से। यार वो 10,000 के बाद 20,000 हो जाएगा। यहीं पे तो आप गलती करते हो दोस्तों। और कुछ एक स्टॉक्स में ऐसे होते हैं फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कंपनी में कई बार मैनेजमेंट के इश्यूज आ जाते हैं। कंपनी वो अच्छी होती है, पर अगर उसमें मैनेजमेंट का इशू आ गया तो उसमें क्या होता है, वो स्टॉक अगर आपका 1,000 पे बैठा है ना, वो स्टॉक आपका 50 पे भी हो जाता है। एंड वी हैव सीन सच कंपनीज इन द पास्ट। तो दोस्तों मैं आज भी अगर आप मुझसे बात करोगे, अगर आज भी आपके पास 10,000 रुपये या फिर आपके पास 1 लाख रुपये, मैं हमेशा कहूँगा कि आप मिड कैप स्मॉल कैप में वो क्वालिटी वाले स्टॉक्स देखो जिनके वैल्यूएशंस बहुत सही हैं, जो कि एक्सपेंसिव नहीं हैं। ठीक है। और मेरा फर्स्ट टारगेट उनमें ये रहता है कि अगर आपको वो स्टॉक्स एक एमएनसी कंपनी के मिल रहा है। ठीक है। बीइंग द रीज़न मैं आपको क्यों एमएनसी कंपनी सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, एक तो देखो एमएनसी जो कंपनीज होती है ना, वो मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है उनमें आपको है ना मैनेजमेंट का इश्यूज बहुत कम मिलते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट के इश्यूज क्योंकि बाहर के प्रमोटर्स होते हैं उसके अंदर, अगर उनके अंदर कोई इश्यूज आते भी हैं उन कंपनी में, देन दे यूज टू हैंडल इट इंटरनली इन ए गुड वे। ठीक है। आपको बहुत ही कम ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज मिलेगी इंडियन स्टॉक मार्केट में जो कि फ्रॉम हीरो टू जीरो हुई है। ठीक है। बट आपको ऐसी बहुत सारी इंडियन कंपनीज मिल जाएगी जो कि फ्रॉम फ्रॉम हीरो टू जीरो हो चुकी है। ठीक है ना। तो मेरा अगेन पॉइंट वही है कि अगर मान लो अगर आपके पास 1 लाख रुपए भी हैं, अगर मान लो आपको उनको कुछ मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना भी है स्टॉक्स में। ठीक है। वहाँ पे सबसे पहले आप तो ये देखो कि आपके पास जो कंपनीज जो आप पिकअप कर रहे हो, ठीक है, उनके फंडामेंटल्स क्या है, उनकी ग्रोथ क्या है। ठीक है। उनकी उनके वैल्यूएशंस क्या है। ठीक है। सबको पता है कि यार पी बाई ई रेशियो क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होती है। ठीक है। इसके क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। ठीक है। अगर आप मुझसे पूछोगे पर्सनली, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि भाई अच्छा आज ये स्टॉक 60 के मल्टीपल पे, 50 के मल्टीपल पे आप कुछ आगे उस स्टॉक को तुरंत ले लो। ठीक है। ये आपको बहुत अच्छी रिटर्न भी दे देगा।
होता भी है कई सिनेरियो, मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में ऐसा होता भी है कि आज मान लो स्टॉक 50 के मल्टीपल पे है, आप कल उसको 100 के मल्टीपल पे देखोगे, वहाँ से वो स्टॉक ऑलमोस्ट 2 टाइम्स भी हो जाता है, ठीक है। बट इसमें क्या रहता है दोस्तों, इसमें ना फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों ज़्यादा रहता है? क्योंकि मार्केट जो आज आपका खड़ा है ना, मार्केट जो आज आपका है वो 24,300 के आसपास खड़ा है, ठीक है, मिड ऑफ जुलाई 2026, ठीक है। अगर मार्केट में अगर कुछ भी करेक्शन है ना दोस्तों, तो इन कंपनीज में सबसे पहले करेक्शन है, क्योंकि हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कहना यही होगा, जब मार्केट, जब आपको लग रहा है कि बॉटम से चल चुका है, वो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली कर चुका है या 1500 पॉइंट्स की रैली कर चुका है, ठीक है, तो आप वो स्मॉल कैप मिड कैप देखो, एमएनसी कंपनीज के स्पेशली, जो आपके चले नहीं है। अब आपको अपना माइंड सेट कैसे सेट करना है? आपको अपने माइंड सेट में ये सेट करना है कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी स्टॉक, मान लो आपने आज चूज कर रहे हो 1 लाख रुपए के, ठीक है, अगर मान लो आपको 1 लाख रुपए के अगर आपको स्टॉक्स लेने हैं, तो उसमें ये मत एक्सपेक्ट करो कि यार मैं 1 लाख छोटी छोटी पैनी कंपनीज में डाल देता हूँ, 3-4 पैनी कंपनीज में अगर किसी ने मेरे को 20-20 30% रिटर्न दिए, ठीक है, तो मैं 1 लाख के ऊपर अपने 1,30,000 1,40,000 रुपये बना लूंगा, ठीक है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, देन दोस्तों मैं आपको अभी भी कहूँगा ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि अगर आपका वो माइंडसेट है ना, तो आप, है ना, एक गैम्बलिंग खेल रहे हो, ठीक है। अगर मार्केट में अगर अभी भी करेक्शन है, जिसके पूरे पूरे चांसेस हैं, आ सकता है मार्केट में करेक्शन, क्योंकि अभी जो मैंने डिस्कस किया इकोनॉमिक फैक्टर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वर्ल्ड के जो फैक्टर्स, वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ बी केयरफुल राइट बिफोर यू आर बाइंग दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। अब अगेन बात आती है कि यार 1 लाख रुपए हैं सर, मिड कैप स्मॉल कैप में कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? ना तो आप कह रहे हो कि पैनी स्टॉक्स बाय करो, ना आप एक्सपेंसिव स्टॉक्स बाय करो, ना पी बाई वाले स्टॉक्स बाय करो, तो मैं बाय कौन सा करूँ? मेरी अभी भी आपको रिकमेंडेशन ये रहेगी, वो स्टॉक्स चूज करो जो कि एमएनसी कंपनीज के हैं, जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप में है, जिनके वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल रेट पे है। अब मैं आपको बात कहता हूँ क्यों। अगर मान लो कोई आपने एमएनसी स्टॉक्स निकाला मिड कैप या स्मॉल कैप में, ठीक है, अब आपको पता लगा कि यार ये स्टॉक्स तो अभी तक तो इसने 5 या 7% की रैली की है, ठीक है, मार्च से लेके, ठीक है, अभी भी अभी भी ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। अगर मान लो अगर मार्केट में अगर फॉल आया भी, ठीक है, तो वो यार मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, वो 10-15% टूट सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने एक स्टॉक लिया, ठीक है, उसकी एमएनसी कंपनी का मान लो आपने एक स्टॉक लिया, और उसकी वैल्यू मान लो जब अप्रैल था, तो वो मार्केट में मान लो उसकी वैल्यू 4,000 थी फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मान लो जब मार्केट में जब बीच में जब रिकवरी आई, मान लो 5,000 तक भी गया, ठीक है, अब वो मान लो स्टॉक मिड ऑफ जुलाई मान लो 42 या 4,300 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको 4,000 पे तो मिलेगा नहीं, जनरली मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। पर अगर मान लो आपको 300 रुपये ऊपर भी मिल रहा है वो स्टॉक अपने लोवेस्ट प्राइस से, ठीक है, तो यार आप वो स्टॉक ले सकते हो। उसमें क्या है कि अगर आप उसमें डाउनफॉल जाएगा भी ना, तो वो 4,000 से अगर मार्केट में मान लो ब्रूटल करेक्शन आया भी, तो मेरा ऐसा मानना है मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर कि वो स्टॉक 35 हो जा सकता है, 34 हो जा सकता है हद से ज़्यादा, ठीक है। पर आप उसमें ना सेफ साइड में हो, ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। फर्स्ट, एक तो आपने एमएनसी कंपनी बाई किया, ठीक है। सेकंड, आपने जो अभी जो स्टॉक पिक किया है, वो आपने ऐसा स्टॉक पिक किया है जिसके हाई वैल्यूएशंस नहीं है। थर्ड, आपने वो स्टॉक पिक किया है जो कि है ना सारे रिटेल्स वालों के पास नहीं है। यही बात है, ठीक है। अब बात आई कि आप एमएनसी कंपनीज के आप स्टॉक कैसे निकालोगे। अब बात यही आती है कि घूम फिर के यार, क्या आप एमएनसी कंपनी से स्टॉक कैसे निकालोगे कि जो इस टाइम पे लोवेस्ट वैल्यूएशन पे है, जो कि सही प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, अगर मार्केट में अगर ब्रूटल करेक्शन आया भी तो वो इतने ज़्यादा डाउनफॉल नहीं होंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों मैंने ना 3-4 स्टॉक, मतलब मैं ऐसे ही स्क्रीनर के ऊपर देख रहा था, अगेन मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड तो हूँ नहीं कि जो मैं आपको कुछ बाय या सेल की आपको रिकमेंडेशन दे सकूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं देख रहा था कि मतलब ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज की कोई स्टॉक्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक कंपनी का स्टॉक मेरे ध्यान में आया, वो है बेयर क्रॉप साइंस, ठीक है। मेरे को इसके एक्चुअल जो इसका प्राइस जो भी चल रहा होगा 42,250 4250 के आसपास इसका प्राइस चल रहा होगा, ठीक है। यार एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, किस में डील करती है? आपकी एग्रो प्रोडक्ट में डील करती है, ठीक है। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, प्रमोटर्स बाहर के हैं, एफआईडीआई की होल्डिंग भी अच्छी है, पब्लिक होल्डिंग इस कंपनी में भी है पर इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब यार ये कंपनी जब मार्केट जब आपका ब्रूटल करेक्शन आया था,
ठीक है। तो ब्रूटल करेक्शन भी आया था जब आपका शायद ये स्टॉक 4400 या 4500 के आसपास था। अब ये रिसेंटली स्टॉक 4000 भी गया था। ठीक है, इसमें क्यों डाउनफॉल आया, क्योंकि ये आपकी एग्री जो एग्रीकल्चर जो होता है उस सेक्टर में बेसिकली आपके पेस्टिसाइड वगैरह ये सब प्रोवाइड कराती है मानसून रीजन के वजह से। ठीक है ना। बट यार देखो, ऐसी बात तो नहीं है कि मानसून बिल्कुल ही नहीं रहेगा आपकी बार। ठीक है, मानसून अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो डेफिनेटली ये कंपनियां कभी भी ऐसी नहीं है कि आज मार्केट में कल ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है। अब ये स्टॉक मान लो 4200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अब इस स्टॉक में क्या हो सकता है कि देखो यार, अगर ये मार्केट में ब्रूटल करेक्शन भी आया ना, तो ये मार्केट, ये एक तो ना, तो आप अगर आप इसका पी वाई देखोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका पी वाई इतना भी एक्सपेंसिव है ही नहीं। ठीक है। सेकेंडली बात ये है कि ये स्टॉक अगर मान लो मार्केट में ब्रूटल करेक्शन आया भी तो ये स्टॉक मैक्सिमम 3500 तक चला जाएगा, कंपनी तो बंद नहीं हो जाएगी ना। एटलीस्ट ऑन द प्रमोटर साइड यू आर सेफ। ठीक है। सेकेंडली इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह आप देख लेना, इसके सब रिजल्ट्स वगैरह काफ़ी अच्छे रहते हैं। ठीक है। तो एक तो जैसे मान लो एक होगी आपकी ये कंपनी। सेकंड मान लो आपने एक फार्मा सेक्टर से ली, मान लो फॉर एग्जांपल फाइजर। ठीक है। फाइजर सबने नाम सुना ही होगा, जब कोरोना आया था तो उस टाइम इसने वैक्सीन भी बनाई थी। ठीक है। फाइजर यार एक अपनी मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी कंपनी अगेन। ठीक है। फार्मा सेक्टर वैसे ही आज आप देखोगे, आजकल आप देखोगे तो काफ़ी चल रहा है। ठीक है। बट ये स्टॉक मेरी नज़र में ऐसा है क्योंकि यार ये स्टॉक आजकल मान लो 4600 4700 के आसपास चल रहा है। ठीक है। अब अगर मान लो अगर मार्केट में अगर ब्रूटल करेक्शन भी आया तो ये मैक्सिमम मान लो आपका 4000 चला जाएगा। ठीक है। 4000 चला जाएगा, 4200। पर ये बात ध्यान में रखना, अगर जब भी मार्केट में रिकवरी आई तो इन स्टॉक्स में भी रिकवरी अच्छी आती है। ठीक है ना। अब अगर मान लो आपने ये स्टॉक्स भी वैल्यूएशन के हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लेना, पर वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक मेरे को आज भी सही लगता है। ठीक है ना। क्योंकि ये स्टॉक अपने 6500 तक ये सब स्टॉक वहाँ तक गए हुए हैं। ठीक है। इन स्टॉक्स में क्या है कि एक तो ना तो मैनेजमेंट का कोई इशू रहेगा आपके पास फाइजर जैसे कंपनी में। ठीक है। अगर मान लो अगर आपका 10-15% भी बना, ठीक है ना, देन इट विल गिव ए गुड रिटर्न। ठीक है ना। ऑन द मनी दैट यू आर बेसिकली इन्वेस्टिंग। ठीक है। वैल्यूएशन भी इसके इतने काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है। अब यार थर्ड, जैसे अगर मैं थर्ड स्टॉक की बात करूँ तो मैंने निकाला एक ये प्रोक्टर गैम्बल हेल्थ। ठीक है ना। PGHH, प्रोक्टर गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है। जिसके आपके प्रोडक्ट आते हैं, विस्पर हुआ, विक्स हुआ, है ना, ये सब आपके प्रोडक्ट किसके आते हैं, प्रोक्टर गैम्बल हेल्थ के। अब यार मैं इस स्टॉक को देख रहा था, जब स्टॉक बुल मार्केट रन में था तो इस स्टॉक का प्राइस ही आपका 15,000 के अबव था। अब ये आज के दिन आपको स्टॉक मिल रहा है कितने पे, बिलो 9000 आई थिंक, मतलब 8800 या फिर 9000 के बीच में मिल रहा है आपको स्टॉक। प्रॉक्टर ग्रुप, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ग्रुप की कंपनी है। ठीक है। इस कंपनी के साथ इशू क्या हुआ है, कंपनी के साथ इशू ये हुआ है कि ये स्टॉक इसलिए फॉल हो रहा है क्योंकि अभी एफएमसीजी सेक्टर में कोई स्टॉक चल नहीं रहा है। ठीक है। प्लस मॉनसून सीजन की वजह से। ठीक है। अब अगर आप इसका 5 ईयर का चार्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट अपने 5 ईयर लो पे खड़ा है ये वाला स्टॉक। अब अगर मान लो यार, अगर मैं इन स्टॉक्स में अगर मान लो मेरे पास मान लो अगर 1 लाख रुपीज़ भी हुए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने 30% अपना पेयर क्रॉप में डाल दिया, 30% मान लो मैंने मेरा फाइजर में डाल दिया, 30% मान लो मैंने मेरा इसमें प्रॉक्टर गैम्बल हेल्थ में डाल दिया। ठीक है ना। अब अगर मान लो अगर आपने ऐसा पोर्टफोलियो एक बनाते भी हो, ठीक है ना, आप उसमें देखो कि यार आप कितनी सेफ साइड में जा रहे हो। एक तो आप पैनी स्टॉक्स नहीं ले रहे हो। ठीक है। मार्केट अगर फॉल आएगा तो आपको ये थोड़ा सा अंदर से रहेगा कि यार कोई ना, ये कंपनी तो बेकार नहीं है ना। फॉल आए तो आपको उस टाइम पे कॉन्फिडेंट, आपको अंदर से एक इंट्यूजन भी आएगा कि यार कोई ना, चलो इन स्टॉक्स को मैं एवरेज भी कर लेता हूँ, ये स्टॉक्स और कितना ही गिरेंगे। ठीक है ना। कंपनीज तो कल को बंद हो नहीं जाएगी। सिमिलर वे, फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो आप और कोई से भी मान लो जैसे कि एमएनसी लेवल कंपनीज के स्टॉक्स, आप ऐसी बहुत सारी कंपनीज मिल जाएगी, जैसे सनोफी हुई। ठीक है। सनोफी इंडिया, सनोफी कंज्यूमर। तो ये सब क्या है ना, ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज है। इन कंपनीज के साथ कभी भी कोई भी मैनेजमेंट इशू आता नहीं है। अगर इनमें कोई करेक्शन भी आता है तो ये स्टॉक नीचे जाएंगे, आफ्टर सम टाइम ये स्टॉक हमेशा कम बैक करते ही करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये स्टॉक्स ऐसे होता है जो कि हर हर एंड यूज़र को नहीं पता होते। ठीक है। जनरली ये स्टॉक्स कभी कभी ना कभी ऐसे होते हैं कि जो मीडिया चैनल वाले डिस्कस कर लेते होंगे। ठीक है। नॉट ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है ना। बट अगर मान लो अगर अपना पोर्टफोलियो ऐसा बना रहे हो कि मेरा विजन मान लो 3 से 4 साल का है, 4 से 5 साल का है, तो आई आई स्टिल फील कि यार ये स्टॉक है ना अभी भी लेवल पे हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में रहने चाहिए, और आप इनको डेली बेस के ऊपर मत देखो यार।